नमस्कार, आदाब, मैं शहर यासिर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। संसद से लेकर सड़क और सुप्रीम कोर्ट तक SIR 2.0 को लेकर ऐसी इंडिया गठबंधन की रणनीति। दरभंगा के रैली में बोले अमित शाह, का पाकिस्तान की गोली का फिर देंगे गोले से जवाब और बिहार में बनवाएंगे गोला। औरंगाबाद में बोले राहुल गांधी, का मोदी और शाह बदलते हैं नीतीश कुमार का चैनल। महाराष्ट्र में वंदे मातरम पर सियासत तेज, अब अबू आजमी का पलटवार। बिहार में बोले हेमंत विश्व शर्मा, कहा ये राम सीता का देश, लादेन का नहीं। पहले चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन, तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता से किए कई वादे। तेजस्वी यादव पर भड़के हुए सी, कहा चरमपंथी क्या होती, लालू के लाल को सिखा देंगे सीमांचल वाले। सूडान का अल-फशर बना कब्रिस्तान, महिलाओं पर जुल्म, बच्चों की हत्या जारी। अब समाचार विस्तार से। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज से SIR की कवायद शुरू हो गई। बिहार के बाद SIR का ये दूसरा चरण है। ब्लॉक स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना पर पत्र वितरित करने का काम कर रहे हैं। ये प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी। इस बीच इंडिया गठबंधन ने भी SIR के खिलाफ एकजुट होने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सूत्रों से सामने आया कि इंडिया गठबंधन के तेवर इस प्रक्रिया को लेकर सख्त हैं। SIR को लेकर विपक्ष की शुरुआती आपसी चर्चा में तय हुआ है कि सभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, साथ ही राज्य में अपने स्तर पर विरोध भी जताया जाएगा। ये इंडिया ब्लॉक की तरफ से तय किया गया है। पहला पड़ाव है। बिहार चुनाव के चलते फिलहाल औपचारिक बैठक संभव नहीं है, लेकिन चुनाव बाद संसद से सड़क तक एकजुट होकर इंडिया ब्लॉक विरोध करता दिखेगा। बिहार चुनाव के बाद इस मुद्दे पर औपचारिक बैठक भी होगी। ये असेंबली है 160 राजबेरी असेंबली पार्ट ऑफ 75, ठीक है। उसी के कारण से हम लोग को जो समझाया गया है उसी थ्रू से हम लोग अपना माने ये नॉमिनेशन फॉर्म हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये काम हम लोग का 1 महीना तक का दिया हुआ है। उसी में हम लोग को टोटल काम नॉमिनेशन फॉर्म देने के बाद हम लोग को फिलअप करा के हम लोग को फिर जमा भी देना है, टोटल 1 महीने के अंदर में। लोगों को क्या क्या बता रहा है इस फॉर्म में, क्या क्या इसमें बता रहा है जी, हाँ, जैसे डेट ऑफ बर्थ बताया जा रहा है, आधार कार्ड नंबर बताया जा रहा है, मोबाइल नंबर देने बोल रहा है, हाँ, गार्जियन जो है फादर्स नेम देने बोल रहा है, हाँ, फादर्स गार्जियन जो है और उनकी मैंने मिसेज जो है, हाँ, उनका नाम, मदर्स नेम, ये सब चीज़ उसमें टोटल दिया हुआ है। तो इसमें ये फिलअप करने के बाद क्या प्रोसेस रहेगा? जिनका नाम 2002 के लिस्ट में नहीं है, इसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा? ये हम लोग को ये बताया नहीं, वो लोग, ये हम लोग जो है इलेक्शन डिपार्टमेंट उन लोग का ये दायित्व है। अभी कितना घरों पे आप देंगे ये हम लोग को आज बोला गया है, हम लोग को ऑर्डर दिया गया है कि 100 घर में देने के लिए बताया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। तमाम राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। गृह मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। इसके साथ ही ये गोला बिहार में बनाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों को मार दिया। मोदी जी बिहार की भूमि से कहकर गए थे, इस हमले का जवाब दिया जाएगा। भाइयों बहनों, अभी अभी पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया था, हमारे निर्दोष यात्रियों को मार दिया। मोदी जी बिहार की भूमि पर से, मधुबनी से कहकर गए थे कि इसका जवाब दिया जाएगा। यहां से जाने के बाद 20 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। और भाइयों बहनों, वैसे तो अब हिम्मत नहीं है उनकी, मगर फिर कभी हिमाकत की तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से। वहीं औरंगाबाद में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार का चैनल शाह व मोदी चलाते हैं। नीतीश कुमार अपने चैनल पर काम नहीं कर रहे हैं। बिहार में क्या होगा, कब होगा, इसका निर्णय मोदी व शाह लेते हैं। राहुल गांधी ने भीड़ में उपस्थित युवाओं से कहा है कि मैं जहां भी जाता हूं वहां देखता हूं कि बिहार के लोग काम कर रहे हैं, बिहार के लोग मजदूरी कर रहे हैं। लद्दाख में सड़क बनाते बिहारी मिला, तेलंगाना के फैक्ट्री में काम करते बिहारी मिला, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की फैक्ट्री व सड़कों पर काम करने वाले बिहारी मिलते हैं। भाषण करते रहते हैं। अच्छा, मैंने कहा नीतीश जी की सरकार है, नीतीश जी सरकार ही नहीं है।
जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, वैसे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के हाथ में नीतीश कुमार जी का रिमोट कंट्रोल है। जो भी करवाना है करवा देते हैं, बटन दबाते हैं, नीतीश जी करते हैं। और ये मत सोचिए, बीजेपी ने नीतीश जी को पूरा कंट्रोल कर रखा है, दबा के पकड़ रखा है। नीतीश जी की सरकार अब बिहार में कभी नहीं बनने वाली है, खत्म हो गया काम, हो ही नहीं सकता अब। तो आप दूर दूर से आए, हमारे यहां पे पीसीसी प्रेसिडेंट जी हैं, आइए जरा, राजेश राम जी, ये कांग्रेस पार्टी के बिहार में सबसे सीनियर नेता हैं। इनको आप भारी बहुमत से जिताइए। ये आखिरी बात कहना चाहता हूं, ये संविधान है। हमने वोट चोरी यात्रा, वोट अधिकार यात्रा की, ये लोग वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में किया, कर्नाटक में वोट चोरी की। आपको सतर्क रहना है, पोलिंग बूथ पे ध्यान से रहना है। ये फिर से चोरी करने की कोशिश करेंगे और हमारे कार्यकर्ता और बिहार की जनता इनको रोकेगी। महाराष्ट्र में वंदे मातरम को लेकर जारी विवाद में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने राज्य के मंत्री मंगल प्रभात पर पलटवार किया। उन पर कानून की समझ की कमी का आरोप लगाया। अदालत के आदेशों का सम्मान करने की बात कही है। आजमी ने आज कहा कि मंगल प्रभात को समझ नहीं है कि किन चीज़ों पे कैसे काम किया जाता है, उन्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। वंदे मातरम पहले से ही विधानसभा और संसद में गाया जाता है। यहाँ आने की क्या जरूरत है उनको? असेंबली में तो पढ़ाई जाता है, पार्लियामेंट में पढ़ाई जाता है। तो मेरे घर के नीचे आके पढ़ेंगे, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मैं उनसे बता दूं कि अगर वो कहेंगे कि ज़बरदस्ती पढ़ना है तो या तो जाहिल हैं वो, और फडणवीस साहब ने ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया जिनको कुछ मालूमात ही नहीं है। इसके पहले केरल में एक स्कूल में वंदे मातरम और ये अपना, या शायद ये गीत देश की नेशनल एंथम लड़कों ने नहीं पढ़ा तो उनको सस्पेंड किया गया। वो कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा किसी को प्रेसाइज नहीं कर सकते, इसकी रिस्पेक्ट करना जरूरी, पढ़ना जरूरी नहीं है। तो मैं कह दूं हमारे मंत्री जी से कि आप कानून मानते हैं नहीं मानते हैं? यदि आप कानून नहीं मानते तो आप मंत्री कैसे बन गए? आपको तो मंत्री पद से हट जाना चाहिए। कानून हम मानते हैं। हमें कहा गया कि मस्जिद के बाहर मस्जिद पे लाउड स्पीकर उतार दो, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। उसका वॉल्यूम जो है, जितना वॉल्यूम कोर्ट ने कहा है उतना परमिसेबल है, बाकी नहीं, हमने उतार दिया। लेकिन आप जब कोर्ट ने कहा है कि ये कंपलसरी नहीं है तो आप कंपलसरी क्यों करना चाहते हैं? और हमें उससे कोई एतराज नहीं है, बहुत लोग पढ़ते हैं, पढ़िए उसको। लेकिन हमारी आप धर्म के अंदर इंटरफेयर मत कीजिए। बहुत ही, अब लुखा बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा, जाहिल बोल दूंगा और बुरा लग जाएगा, अनपढ़ बोलूंगा और बुरा लग जाएगा। आप पढ़ो ना, आप जाकर लॉ पढ़ो ना। क्या है लॉ? कानून जो कह रहा है मैं मान रहा हूं ना। लेकिन आप मेरे धर्म में घुस करके मुझे जबरदस्ती पढ़ने की बात करोगे और मुझे देशद्रोह बनाओगे। अरे अगर मैं ये कहूं कि जो कानून नहीं मानता वो देशद्रोह है या क्या है, वो आप पता लगा लो जरा। जो लॉ कहता है वो उसके खिलाफ आप बात कर रहे हो। पंजाब के तरनतारण विधानसभा उपचुनाव के दौरान पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़ी का एक बयान सुर्खियों में है। उन्होंने अपने संबोधन में स्वर्गीय बूटा सिंह के बारे में बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सभी वर्गों को सम्मान दिया है। वडिंग ने उल्लेख किया है कि बूटा सिंह जो एक मजहबी सिख और वाल्मीकि समुदाय से थे, उनका रंग सांवला था और वो एक आम पृष्ठभूमि से आते थे। इस पर अब पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा का बयान सामने। उन्होंने कहा है कि उन्होंने उनका अपमान किया है। देखिए, पंजाब कांग्रेस पार्टी के प्रधान राजा वड़िंग जी ने अपनी घटिया मानसिकता का प्रगटावा किया है। उन्होंने जो इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने अपने जीवन में, अपने संघर्षमय जीवन में पढ़ के, लिख के, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करके देश के होम मिनिस्टर बने और बिहार के राज्यपाल बने, बिहार के गवर्नर बने, उसको, उस आत्मा को जाने के बाद वो अपमानित कर रहा है। वो उनके जो लोग हैं, उस समाज के लोग हैं, उनको अपमानित कर रहा है। एक तरफ हमारे गुरु साहिबान ने
भाई जैता जी को रंगरेटा गुरु का बेटे का खिताब दिया, बहुत बड़ा जो रुतबा दिया भाई जीवन सिंह जी को, और दूसरी तरफ और उसी समाज से आते बूटा सिंह जी को ये अपमानित कर रहे हैं। सो मैं समझता इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा अपराधी अपराध करने के तुरंत बाद माफी मांगता है। एक तो स्पष्ट हो गया कि उन्होंने अपना अपराध एडमिट कर लिया, उन्होंने कन्फेशन कर लिया कि मैंने अपराध किया है। तो जब उन्होंने कन्फेशन कर लिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आप लोग लीगली बिल्कुल उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी होगा और तरन तारण के लोग भी एक्शन लेंगे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त करवाएंगे। जम्मू राजौरी पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिनी बस पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया है। यह दुर्घटना में 16 लोगों के घायल होने की खबर सामने है। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। वहीं घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच के लिए मौके पर पुलिस भी मौजूद है। जानकारी के मुताबिक 16 घायलों को उन्नत उपचार के लिए राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया और आगे की जांच शुरू कर दी है। क्या कहना चाहिए सर? काफी बच्चे उसमें थे, एक्सीडेंट हुआ है और जो भी उनके थे सारे यहाँ पे लाया गया, उनका यहाँ पे इलाज चल रहा है। तो अभी ये बता नहीं सकते हैं कि कितने हैं, जो है हमें पता चलेगा, हम बता देंगे कितने हैं। अभी इलाज चल रहा है सबका। आपका नाम सर? फारूक अहमद वानी, सिक्योरिटी इंचार्ज GFQ। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीवान में एक जनसभा में विवादित बयान दे दिया है। सभा के दौरान शर्मा ने स्थानीय नेता और आरजेडी प्रत्याशी ओसामा शहाब का नाम लिए बिना उनकी तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी और कहा है कि इस देश के जितने भी ओसामा हैं सबको एक एक करके ख़त्म करना है। उन्होंने कहा है कि ये देश राम सीता का देश है और कभी भी ओसामा बिन लादेन जैसा किसी का वर्चस्व नहीं मान्य होगा। आसमान होते हैं। मैं आप सब लोगों को फिर एक बार मां कामाख्या का आशीर्वाद और विजयी होने का शुभकामना देता हूं। रघुनाथपुर नाम ही सुनने से अपने आप को बहुत ही पवित्र अनुभव होते हैं। हमारे रघुनाथपुर का साथ में ही सियान जिला में राजेंद्र प्रसाद जी का भी जन्म हुए थे। हरि बाबा महेंद्र नाथ के इस पवित्र भूमि में भी मैं आके अपने आप को सौभाग्यवान अनुभव कर रहा हूं। भाइयों और बहनों, मुझे जब पार्टी से बोला गया कि आपको रघुनाथपुर जाना है, मेरा मन में ऐसा ही पहले चिंतन आया कि रघुनाथपुर अगर मैं जाऊं तो सब राम का ही मेरे राम सीता लक्ष्मण ही मेरा सामने आएगा। दिल्ली में EQI से प्रभावित तरीके से निपटने के लिए वर्तमान दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए दिल्ली कांग्रेस ने आज कहा कि ये प्रदूषण नियंत्रण, यमुना नदी की सफाई और जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में सरकार के अधूरे वादों को उजागर करता है। उन्होंने सुझाव दिया है कि सरकार को दिल्ली की हरित क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, परिवहन और सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार करना चाहिए और स्वच्छ ईंधन की ओर बदलाव करना चाहिए, जैसे कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान किया गया था। क्या कहना है? देखिए, आज दिल्ली की जो हवा है उसमें जहर घूम रहा है और दिल्ली की जो मौजूदा सरकार है वो सोती हुई नजर आ रही है। वो अगर कोई प्रयास कर रही है तो दिल्ली के जो ये डेटा है इसका EQI का, उसको मैनिपुलेट करने का जरूर कोशिश कर रही है, लेकिन कोई ऐसे प्रयास जिससे परमानेंट या टेम्परेरीली भी आप समाधान कर सकते हैं उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछती है। जब आप सरकार में आए थे तो आपने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम प्रदूषण को कंट्रोल कर देंगे, हम यमुना की सफाई कर देंगे, हम पानी नहीं भरने देंगे, लेकिन आज हालात ये है कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार होते हुए भी आज दिल्ली की जनता को आपके मैनिपुलेशन के बावजूद भी 500 EQI झेलना पड़ रहा है। आपने अगर वाकई में दिल्ली की जनता की आप खैरख्वार रखना चाहते हैं तो आपको दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए थे। आपको दिल्ली के ट्रांसपोर्ट को बेहतर करना चाहिए था। आपको रोड ट्रांसपोर्ट को, जो रोड सरफेस है उसको बेहतर करना चाहिए था। जो रोड का नेटवर्क है उसको बेहतर करना चाहिए था। मुझे याद है जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी
तो उस समय हमने 3% से 18% तक ले जाने का काम किया था ग्रीन कवर को। इसी प्रकार से डीजल बसेस को बंद करके हमने CNG बसेस चलाई थी। हमने केरोसिन को खत्म करके LPG पे लेकर आए थे। हमारे समय में हर रोज मेट्रो चला करती थी, मेट्रो बढ़ा करती थी, टाइमली प्रोजेक्ट्स पूरे हुआ करते थे। हमारे समय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर हुआ था। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सोमवार रात को तेज रफ्तार अर्टिगा कार और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है। हादसा देवा थाना क्षेत्र के देवा फतेहपुर मार्ग पर कुतलुपुर गांव के पास हुआ है। घटना के समय कार में फतेहपुर के प्रदीप रस्तोगी और उनके परिवार के 8 सदस्य बैठे थे। 6 ने मौके पर ही दम तोड़े जबकि 2 अन्य की अस्पताल में मौत हो गई है। कल देर रात में जो एक्सीडेंट हुआ था वो देवा कस्बे और फतेहपुर कस्बे की सीमा के अंतर्गत कल्याणी नदी का पुल है, वहाँ पर अर्टिगा गाड़ी और ट्रक के बीच में टक्कर हुई थी, जिसमें अर्टिगा में बैठे हुए 6 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और उसमें से 2 लोगों को जो इंजर्ड थे देवा CSC पर लाया गया था, जहाँ से जिला अस्पताल उनको रेफर किया गया। जिला अस्पताल में उनकी क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए उनको प्राथमिक उपचार करने के उपरांत KGM ट्रामा सेंटर भेजा गया था। रात ही में आज ये पता चला है कि उनकी रात में दुखद मृत्यु 2 लोगों की हो गई है। उनमें एक नेपाल जी थे जिनकी उम्र लगभग 55 से 60 साल के बीच में थी और एक बच्चा था जिसका नाम विष्णु था, उसकी भी सवेरे 6 बजे की मृत्यु हो गई। अब टोटल मृतकों की संख्या कितनी हो गई? टोटल 6 कल ऑन स्पॉट डेथ हुई थी और रात में जिन इंजर्ड्स को भेजा गया था उनकी डेथ हो गई दोनों की, तो कुल मिलाकर के 8 दुखद मृत्यु इस दुर्घटना में। क्या ये एक ही परिवार के हैं सारे लोग? ये पूरा बता पाना मुश्किल है, लेकिन एक परिवार के ज़्यादातर लोग एक परिवार के थे। ये भी पता चला कि उनके घर में कुछ दूसरे थे। एक उनकी भी दुखद मृत्यु हुई, एक ड्राइवर थे श्रीकांत शुक्ला जी, उनकी मृत्यु हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्तीपुर में एक चुनावी रैली में कहा है कि PM मोदी के नेतृत्व में बिहार में विकास हो रहा है, लेकिन RJD और कांग्रेस के एजेंडे में बिहार का विकास नहीं है। जिस तरह कांग्रेस ने भगवान राम और राम मंदिर पर सवाल उठाया, उसी तरह कांग्रेस के युवराज छठ मैया पर सवाल उठा रहे हैं। हम लोग गरीबों में बांटने का काम करते हैं तो उसकी चिढ़ इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी की लोग बिहार के अंदर भाषण के माध्यम से, बयानों के माध्यम से निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है, वह डरने वाला भी नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। हमें बिहार की धरती को ज्ञान की धरती के रूप में पुनर्स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले कार्यों को आगे बढ़ाना है। बिहार के विकास को भारत के विकास के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। बिहार के नौजवानों के लिए बिहार के अंदर ही नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवानी है। बिहार की माताओं बहनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए उनके स्वावलंबन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और अभी 20 वर्ष में बिहार के अंदर साक्षरता की दर को 33% से बढ़ाकर के आज 75% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे एनडीए की सरकार थी, पैसा था तो 1,41,00,000 माताओं और बहनों के खातों में 10,000 रुपए के अनुसार धनराशि भी चली गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है। सभी प्रमुख दलों के दिग्गज नेता आज अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। ऐसे में आज का दिन बेहद अहम है। RJD, कांग्रेस, BJP, JDU और AIMIM समेत अन्य दलों के नेता भी आज रैलियों और रोड शो के जरिए मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार लोगों का मूड बदलाव का है। इस बार बिहार की जनता 20 साल की एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेगी। हमने जो मां बहन मान योजना का ऐलान किया है उससे सभी महिलाएं खुश हैं। तेजस्वी यादव ने आज एक के बाद एक कई वायदे की झड़ी लगा दी है। उन्होंने कहा है कि मां बहन योजना के तहत 30,000 रुपये 14 फरवरी को दिए जाएंगे।
आप जान रहे हैं कि लगातार हम लोगों का जो है प्रचार प्रसार जो है पूरे बिहार में जोर शोर से चल रहा है और आज आखिरी दिन जो है पहले चरण का प्रचार का दिन है। पहले चरण का प्रचार प्रसार जो है आज खत्म हो जाएगा और लोगों का पूरा मूड जो है इस बार बदलाव का है, परिवर्तन का है और इस बार बिहार की जनता जो है 20 साल पुरानी जो सरकार चल रही है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। हमने जगह जगह गए, हम हर जगह महिलाओं से भी हमारी इंटरेक्शन हुई, हमारी बातचीत हुई। जो हम लोगों ने मां बहन मान योजना जो हम लोगों ने पहले भी घोषणा की थी उसको लेकर के जितनी बिहार की माताएं बहनें हैं वो सब लोग उत्साहित हैं और लोगों का कहना है कि ये योजना से उनको आर्थिक न्याय जो है मिलेगा। इस महंगाई के जमाने में सहयोग जो है वो मिलेगा। तो हम ये आप लोगों के बीच कहना चाहते हैं कि उन मां बहनों के मांगों पर हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है। हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पर लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं और बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आज कहा है कि बिहार की जनता को जागरूक होना है। लालू परिवार ने कभी महिलाओं का भला नहीं किया है। आज भी एनडीए सरकार ने जो 1,45,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए दिए हैं, आरजेडी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसे रोकने का अनुरोध किया है। इसका मतलब है कि वो नहीं चाहते कि महिलाओं को पैसा मिले। लालू यादव की पार्टी ऐसा कर रही है। ये तेजस्वी यादव के कहने पर और राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। वो सूद समेत वापस ले। बिहार की जनता को जागरूक होना है। इन्होंने कभी महिलाओं का भला नहीं किया। लालू परिवार ने कभी महिलाओं का भला नहीं किया, केवल उनको दर्द दिया है। गुंडई, रंगदारी, कट्टे से, फिरौती से, अपराध से, जान लेने से। आज भी उन्होंने 10,000 रुपया जो एनडीए की सरकार महिलाओं को दे रही है, 1,45,00,000 महिलाओं को जो मिलता है उस पर रोक लगाने की गुहार राजद कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से की है। इसका मतलब ये चाहते नहीं कि महिलाओं को पैसा मिले। महिलाओं के हक का 10,000 रुपया आज ही रोकने की बात चुनाव से पहले लालू जी की पार्टी कर रही है, तेजस्वी जी के कहने पे कर रही है, राहुल गांधी जी के इशारों पर हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रण में उतरे नेताओं की जुबानी जंग तेज होती जा रही है। चुनावी रैलियों में प्रचार करते हुए नेताओं के द्वारा खूब बयानबाजी की जा रही है। एएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी बयानबाजी करने में कम नहीं है। कटिहार में जनसभा को संबोधित करते उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। वो चरमपंथी के मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव पर भड़क गए और उन्हें सबक सिखाने का दावा कर दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेजस्वी यादव है, मीडिया से कहता है कि ओवैसी और उसकी पार्टी चरमपंथी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तेजस्वी की नजर में, राजद और गठबंधन की नजर में जो नमाजी है वो चरमपंथी है, जो कुरान को पढ़ता है वो चरमपंथी है, जो रोजे रखता है वो चरमपंथी है, जो मदरसे में पढ़ाता है चरमपंथी है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है वो चरमपंथी है, जिसके सर के ऊपर नमाज की टोपी है वो चरमपंथी है। जिस हमारी माँ और बहनों के सर पर दुपट्टा या हिजाब या बुर्का है, राजद और गठबंधन की नजर में चरमपंथी है। और कौन राजद की नजर में, तेजस्वी की नजर में चरमपंथी नहीं है?
जो उसके बाप लालू के सामने आकर सर झुकाए। तो सुन लो तेजस्वी, हम जमीन और आसमान के खालिक को मानने वाले हैं। हम अपना सर झुकाते जमीन और आसमान के खालिक के सामने। हम किताब अगर कोई मानते हैं तो अल्लाह के कलाम को मानते हैं, उसके बाद संविधान को मानते हैं। बिहार में एलजेपी रामविलास के नेता अरुण भारती ने आज कहा कि तेजस्वी यादव सत्ता हासिल करने के लिए शिकारी बन गए हैं और किसी भी तरह से सत्ता हासिल करने के लिए जनता को हर तरह का प्रलोभन दे रहे हैं। तेजस्वी यादव को अब समझ जाना चाहिए कि जनता का रुझान और विश्वास एनडीए में है। जनता जंगल राज और भ्रष्टाचार के जाल में नहीं फंसेगी। ये बताइए कि हम लोग बचपन में एक कहानी सुना करते थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना मत। आज के दिन तेजस्वी जी सिर्फ सत्ता पाने के लिए वो शिकारी बने हुए हैं और जनता के लिए अलग अलग दाना डाल रहे हैं ताकि उनको किसी तरह सत्ता की प्राप्ति हो। तेजस्वी जी को अब समझ जाना चाहिए कि जनता एनडीए के प्रति अपना रुझान कर चुकी है, अपना विश्वास कर चुकी है। जनता भ्रष्टाचार, जंगल राज और शिकारियों के झांसे में नहीं आने वाली है। यादव अपराधी का प्रचार कर रहे हैं, रीतलाल यादव मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, पटना पुलिस से ये कई बार हम लोगों ने कहा है जंगल राज को वापस लाना चाहते हैं और देखिए उसकी पुनरावृत्ति के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं राजद के लोग। सूडान में हिंसा का दौर जारी है। हजारों की संख्या में लोग मारे गए जबकि लाखों लोग घर से बेघर हो गए। सूडान का अल-फशर शहर एक हफ्ते से रैपिड सपोर्ट फोर्स के नियंत्रण में है। वहाँ आम लोगों को पकड़ कर मार देने और महिलाओं के साथ अत्याचार किए जाने की घटनाएं अब आम हो गई हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय कार्यकर्ताओं ने ये जानकारी दी है। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक ये कहा गया है कि राजधानी में बच्चों और महिलाओं सहित नागरिकों के खिलाफ अपराधों की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कथित तौर पर सैकड़ों नागरिक मारे गए हैं, जिनमें मानवीय कार्यकर्ता भी शामिल है। बड़ी संख्या में लोग शहर के अंदर फंसे हुए हैं और बाहरी दुनिया से उनका कोई संपर्क नहीं बचा है। जीवन रक्षक सहायता की डिलीवरी अभी भी आरएसएफ द्वारा रोकी जा रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत उनका दायित्व है कि वे ऐसी राहत को तेजी से और बिना रुकावट के आगे बढ़ने दे। ओसीएच ने कहा है कि साल में सिर्फ 2 महीने बाकी बचे हैं, लेकिन सूडान के लिए बनाए गए 2025 के सहायता प्लान में पैसों की भारी कमी है। अभी तक केवल 28% धनराशि भी मिली है, जिसमें आवश्यक 4.16 अरब डॉलर में से 1.17 अरब डॉलर ही प्राप्त हुए। सूडान में चल रहे संघर्ष में फंसे लाखों लोगों की मदद के लिए तुरंत और बिना किसी रोक-टोक के फंड की जरूरत है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।